बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। तालिबान ने एक और तारीख़ी शहर का घेराव कर लिया है। ये गज़नी शहर है और यहाँ मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियों के मुख्तलिफ़ मकानात में तालिबान दाखिल हो गए हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मिल गई है। यहाँ अफ़गान फ़ोर्सेस के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। फ़ोर्सेस को बहुत मुश्किलात का सामना है और ये बहुत तारीख़ी शहर है गज़नी। बहुत सारी तारीख़ी किताबें, तारीख़ी हवाले इस शहर से जुड़े हुए हैं। बेसिकली इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कंधार और काबुल के दरमियान में है। तो ये वैसे भी बहुत अहम है। गज़नी में बहुत मकबूल शख्सियात और बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। तारीख़ी हवालों से ये बड़ा मकबूल है। आपको सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में पता होगा, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर बहुत सारे हमले किए थे और लोग इस शख्सियत को मुतनाज़िर भी बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम के लिए अटैक था, कुछ कहते हैं कि वो मंदिरों को लूटने के लिए आते थे। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की जा सकती है और इस पर तहकीक भी की जा सकती है, लेकिन बड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक अहद साज शख्सियत सुल्तान महमूद गज़नवी, ये उनका शहर भी है। अगर तालिबान को काबुल की जानिब बढ़ना है तो फिर गज़नी उनके पास होना चाहिए और गज़नी के लिए इस वक्त लड़ाई हो रही है। कंधार में लड़ाई काफ़ी हद तक तालिबान जीत गए हैं, गो कि अभी भी वहाँ पे कुछ एरियाज़ में झड़पें हो रही हैं। कंधार में जो भारतीय कौंसल खाना है वो तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। इस मौका पर जब लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। वहाँ सुहेल शाहीन जो तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे लचक हो सकती है। हम बहुत कुछ तस्लीम करेंगे, बहुत कुछ बातें अपनी मनवाएंगे भी, मगर जो निज़ाम होगा अफ़गानिस्तान का वो इस्लामी होगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो ये तालिबान ने एक मौक़िफ़ अपना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने रख दिया है कि इस्लामी निज़ाम आएगा अफ़गानिस्तान में, बाकी चीज़ों के ऊपर हम बैठ कर तय कर सकते हैं। भारत की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और इसीलिए उसने अफ़गान हुकूमत को हथियार भी पहुँचाए हैं और तालिबान से मुज़ाकरात के नाम पे उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। हालांकि तालिबान को भारत कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन तालिबान उनको पहचान गए और फिर भारत ने हथियार दिए हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बहुत बड़ी मिकदार में। 40 टन एक जहाज़ में और 40 टन दूसरे जहाज़ में वो लेकर आए, काबुल में और कंधार में। अब इस वक्त भारत की परेशानी ये है कि $8 करोड़ के 100 नए प्रोजेक्ट हैं भारत के, जो 8 महीने पहले शुरू हुए थे, वो अधूरे पड़े हैं वहाँ पे और भारत का नुकसान हो रहा है। उनके मंसूबे तितर बितर हो रहे हैं। $13 अरब से तजावज़ कर गई है भारत की सरमायाकारी जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में की है। उन्होंने 34 सूबों में 400 तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी की। 65,000 अफ़गानिस्तान के तलबा और तालिबात भारतीय इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं और ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान है कि उसको अफ़गानिस्तान से अपनी चीज़ें छोड़कर भागना पड़ रहा है। यानी मैंने आपको बताया ना, कंधार से वो भागे तो उनका कौंसल खाना पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। उसकी वीडियो भी जारी हो गई और वो वीडियो देखकर जो भारत के अंदर जो लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं। अब भारत के बारे में पाकिस्तान ने बताया था दुनिया को कि इनके 87 तरबियती कैंप हैं जहाँ पे दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। 87 तरबियती कैंप जहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है, उनमें से 66 अफ़गानिस्तान में थे और 21 भारत में थे। तो अफ़गानिस्तान वाले तो तकरीबन सारे बंद हो गए हैं। वहाँ से भारत के एहलकार निकल के भाग गए हैं और जो भारत के अंदर हैं वो अब उतने इफेक्टिव रहे नहीं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते थे। अब वो कर नहीं पाएंगे तो हालात बहुत मुश्किल हैं। तालिबान ने बड़ा क्लियर दिखा कि टीटीपी जो पाकिस्तान का मामला है वो पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने, लेकिन हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन यानी अफ़गानिस्तान वो कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब आए एक स्टेटमेंट की तरफ जो अशरफ गनी ने दिया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शुमाली इत्तेहाद का वो इलाका जो तालिबान के लिए हमेशा दर्द सर बना रहा, उसके नक्शे में आपको दिखाऊंगा कि ये नक्शे पहले किसके कंट्रोल में थे, अब किसके कंट्रोल में है, वहाँ पे इस वक्त हालात क्या है और तालिबान ने वहाँ पे किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई है। ये बहुत अहम है। सबसे पहले अशरफ गनी का बयान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बयान छपा है भारतीय अखबारात में। भारतीय अखबारात ने इसको बहुत ज़्यादा उठाया भी है और ऐसा लगता है कि ये भारतीयों ने ही उससे ये बयान दिलवाया और फिर उसको उठा रहे हैं, क्योंकि ये वो बयान है जो भारत को सूट करता है। ये वो बयान है
जो खालिसतन पाकिस्तान के खिलाफ है। जो अशरफ गनी है, उनका जो स्टेटमेंट छापा गया उसके मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर आप अफगानिस्तान से प्यार करते हैं तो मुझसे वादा करें कि आपने ड्यूरेंट लाइन को कबूल नहीं करना। मुझसे वादा करें कि आप अफगानिस्तान का पानी दूसरों को फरोख्त नहीं करेंगे। मुझसे वादा करें कि आप अफगानियों के अलावा किसी दूसरे की खिदमत नहीं करेंगे। अब ये एक प्रोपेगेंडा टूल है। अशरफ गनी ये कहना चाह रहे हैं कि हम अफगान इस ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। हालांकि ये मुआहदा बैनुल-अक़वामी है। पुराने से पुराने नक्शे से लेकर नए नक्शों तक यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की एक सरहद है। पाकिस्तान ने वहाँ पे फेंस भी लगा दी है, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि लड़ो बर यू अफगान, ऊपर भी अफगान नीचे भी अफगान। तो इस तरह के नारे लगाते हैं। पीटीएम के लोग उनके लिए काम करते हैं, उनको फंडिंग होती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि तालिबान वादा करें कि वो ड्यूरेंट लाइन को कबूल नहीं करेंगे। यानी अब ये अपने मुतालबात उनके सामने रख रहे हैं। ये टेबल पे पता नहीं वो लाते या नहीं लाते, लेकिन पब्लिक के सामने बेचने के लिए एक अच्छा नारा है कि ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे तालिबान। क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान में ये तो बड़ा क्लियर है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और फिर दोनों सरजमीनों की एक डिवीजन है, एक लाइन है। वहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। लेकिन अशरफ गनी ये नहीं चाहते और वो तालिबान के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये कहकर, ताकि अफगानों की हमदर्दी हासिल कर सके। दूसरा, मुझसे वादा करें कि आप अफगानिस्तान का पानी दूसरों को फरोख्त नहीं करेंगे। देखिए, ये जो पानी का फ्लो है ना, ये नेचुरल फ्लो है। जो एशिया का वाटर टावर कहते हैं जिस जगह को, वो तिब्बत है। तिब्बत से पूरे एशिया को पानी मिलता है। बहुत सारे मुल्क तिब्बत से निकलने वाले पानी के ज़खायर से और जो ग्लेशियर वहाँ पे पिघलते हैं उनसे सैराब होते हैं। तो तिब्बत से पानी निकलता है और वो इंडिया भी जाता है। वो जो पानी है पाकिस्तान भी आता है, वो पानी अफ़गानिस्तान भी जाता है, वो पानी चाइना में भी जाता है, वो पानी बांग्लादेश और म्यांमार तक जाता है। तो बहुत सारे मुल्कों को सैराब करता है वो पानी जो तिब्बत से निकलता है। नेपाल और भूटान भी जाता है। तो इसी तरह जो पानी का फ़्लो होता है वो कुदरत का फ़्लो है, वो नेचर का फ़्लो है। आप पानी का रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि जहाँ तक पानी बहता है वहाँ तक रहने वाली आबादियों का उस पर हक है। और ये बैनुल-अक़वामी कवानीन है कि जो नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोग, उनका पानी बंद नहीं करेंगे। इस तरह तो नीचे वाली सारी कौमें प्यासी मर जाएं। अगर तिब्बत के ऊपर हर तरफ से बंद बना के पानी को रोक लिया जाए और पानी नीचे ना आने दिया जाए, तो निचले मुल्कों को दो तरह के ख़तरात होंगे। एक तो कोई भी बहुत बड़े सैलाब का ख़तरा, और दूसरा खुश्क साली का ख़तरा। तो इस तरीके से ये एक प्रोपेगेंडा है जो अफ़गान करते हैं कि अपना पानी दूसरों को फ़रोख्त नहीं करना। यानी पाकिस्तान का पानी जो है वो बाद औक़ात इंडिया की तरफ जाता है, तो हम उसे कैसे रोकें उस फ़्लो को, और इंडिया से फिर पाकिस्तान की तरफ आता है। तो इसके लिए मुआहदे मौजूद हैं, और ये मुआहदे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ चीज़ें तय हैं, कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। लेकिन इसको भी एक प्रोपेगेंडा के तौर पे बना रहे हैं कि अपना पानी दूसरों को किसको, सिर्फ पाकिस्तान में ही आता है पानी। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मुझसे वादा करें कि आप अफ़गानों के अलावा किसी दूसरे की खिदमत नहीं करेंगे। यानी आप किसी दूसरे की खिदमत नहीं करेंगे अफ़गानों के अलावा। लेकिन अशरफ गनी खुद जवाब दे कि उसने किस किस की खिदमत की अफ़गानों के अलावा। अफ़गानों को इन्होंने दिया क्या है? उन्होंने अमेरिकन की खिदमत की, नेटो की खिदमत की, भारत की खिदमत की, और तमाम अपने उन आकाओं की खिदमत की, और अफ़गानों को दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दिया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि तालिबान को अफ़गान तनाज़ा को अमेरिका से फरवरी 2021 में जो दोहा के अंदर एक अमन मुआहदा हुआ, उसके मुताबिक तालिबान जो इंटरनल मामला उसको भी हल करें। अशरफ गनी ने यह कहा। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत के अलावा तालिबान जो कैदी हैं उनको कोई रिहा नहीं कर सकता, और उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म यह है कि आएँ बैठें, इंट्रा अफ़गान जो बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात आपस में अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हैं उनमें हिस्सा लें। लेकिन उसमें तालिबान जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं। एक और चीज़ उन्होंने ये कही कि गैर मुल्की फ़ौजें चली गई हैं, अब आप किससे और क्यों जंग कर रहे हैं? देखिए, ये तो फिर अशरफ गनी साहब को जवाब देना पड़ेगा कि जब गैर मुल्की फ़ौजें यहाँ पे मौजूद थीं तो उनके साथ मिलकर अशरफ गनी की फ़ौज किससे जंग कर रही थी? अशरफ गनी साहब की फ़ौज
बड़े लंबे अरसे तक तालिबान से जंग करती रही है। जंगबंदी तो हुई नहीं, और जंगबंदी तो दोनों तरफ से होती है। बीच में से एक फरीक अपनी जंग छोड़ के निकल गया है, दो फरीक बदस्तूर मौजूद हैं, तो तालिबान के पास एक जवाब है कि वो इस जंग को जारी रख सके। अब यहां पे अशरफ गनी ने एक और बड़ा अजीबोगरीब क्लेम किया है, एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। अच्छा, ये स्टेटमेंट आज तक कहीं नहीं छपा। ये आज वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था उनको कि वो छोड़ दें अफगानिस्तान, तो मेरे कहने पे अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है। हालांकि जो स्टेटमेंट छपे हैं वो दर्जनों हैं, जहां पे अशरफ गनी अमेरिकन को कह रहा है कि आप यहां से ना जाएं, आप अफगानिस्तान को छोड़कर जाएंगे हालात खराब हो जाएंगे, आप छोड़कर जाएंगे तालिबान आ जाएंगे, आप छोड़कर जाएंगे दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो अशरफ गनी के दर्जनों स्टेटमेंट ऐसे हैं जो मंजरे आम पे आए, सबके सामने हैं। लेकिन ये एक स्टेटमेंट जो खुफिया उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि अब सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो वो कह रहे हैं जी मैंने ही कहा था अमेरिका को वहाँ से चला जाए, मेरे कहने पे वो जा रहा है। हालांकि अमेरिका इस वक्त वहाँ से शिकस्त खा के जा रहा है। जो बाइडन ने खुद कहा है अगर 1 साल और रुक गए तो कई नस्लें फंस जाएंगी, फिर यहाँ से हमेशा नहीं निकल सकेंगे हम। ये जो बाइडन ने कहा। मुल्क में मौजूद तशद्दुद के जिम्मेदार तालिबान है, जिसकी वजह से रोज़ाना 200 से 600 अफराद मारे जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब ज़रा आप ये तस्वीर देखें, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो तस्वीर आपको मैं ये दिखा रहा हूँ बड़ी वाली, ये जो ब्लैक एरिया है, ये है जी वो एरिया जहाँ पे इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है, और इसके बीच में जो ऑरेंज एरिया है ये वो है जहाँ पे तालिबान का कंट्रोल नहीं है। इस इलाके को आप ज़हन में रखें। और अब आप ये दूसरी तस्वीर देखें, ये पूरे अफ़गानिस्तान का नक्शा है, और ये नक्शा है 1996 से 2001 तक का। 1 अक्टूबर 2001 तक, अमेरिकी हमले से पहले तक, ये आखिरी नक्शा है। इस नक्शे में जो आपको लाल इलाका नज़र आ रहा है, ये लाल इलाका वो है जहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट थी, यानी इस इलाके में हुकूमत कभी तालिबान की बनी नहीं थी। यहाँ शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत थी। चाइना के साथ जो अफ़गानिस्तान का वाहिद बॉर्डर छोटा सा लगता था, वहाँ पे ये वुखान एक शहर है, वहाँ पे हुकूमत नॉर्दर्न अलायंस की थी। ताजिकिस्तान के साथ एक बड़ा इलाका जो लगता था, और पाकिस्तान के साथ भी एक बड़ा इलाका लगता था बदख्शां सूबे का, वहाँ पे भी हुकूमत नॉर्दर्न अलायंस की थी। यहाँ कभी भी तालिबान अपनी हुकूमत नहीं बना सके थे, हत्ता कि उनका 4 साल का दौरे हुकूमत था। 2001 तक, 1 अक्टूबर तक वो रहे इक़्तिदार में, तब तक वो यहाँ पे हुकूमत नहीं बना सके। ये मैरून जो ऊपर वाला रेड एरिया है, ये नॉर्दर्न अलायंस के पास था, शुमाली इत्तेहाद के पास, जबकि बाकी सारा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था। अब नई वीडियो अगर आप देखें या तस्वीर देखें, तो इसमें यही वो इलाका पूरा नज़र आ रहा है आपको जो वहाँ पे मैरून था। हमने ज़रा इसको क्लोज किया है, इसको आप देखें। ये जो मैरून इलाका है जो पहले था, वो अब जो आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है ये तालिबान के कंट्रोल में है, और जो ऑरेंज एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लड़ाई चल रही है, यानी किसी और का कंट्रोल नहीं है। ब्लैक एरिया में तालिबान कब्जा कर चुके हैं, और जो ऑरेंज एरिया है वहाँ पे इस वक्त लड़ाई चल रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि 1996 से 2001 तक 4-5 साल के अंदर तालिबान अपनी हुकूमत के बावजूद जिस इलाके पर कब्ज़ा नहीं कर सके, इस वक्त वो पूरा इलाका, या आप उसका 95% आप समझ लें या 90% आप समझ लें, वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है, और बहुत तेज़ी से गया है। यहाँ लोगों ने तालिबान को वेलकम किया है, तालिबान की हिकमत अमली तब्दील हुई है। उन्होंने शिया कम्युनिटी के लिए, उन्होंने इस्माइली कम्युनिटी के लिए, उन्होंने दीगर फ़िरकों के लोगों के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा की है। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को काफ़ी हद तक लचकदार बनाया है, और वो प्रोग्रेसिव किस्म की एक नई अप्रोच के साथ आए हैं। हम तरक्की करेंगे, तालीम की तरफ जाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, हम मीडिया को आज़ादी देंगे, वहाँ पे हर तरह की डिबेट होगी। हम चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम हो, लेकिन वहाँ पे लोगों को आज़ादी हो और लोग आज़ादी से अपनी बात कह सकें, लेकिन निज़ाम इस्लामी होगा। इसके ऊपर वो पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ भारत के लिए एक और प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है। देखें, जो अशरफ गनी है उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही। तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि 85% एरियाज़ में वो आ चुके हैं। अगर उनका क्लेम ठीक नहीं भी है, फिर भी 70% एरिया में तो वो डेफिनेटली आ चुके हैं। बाकी 30% में अपनी ताकत जमा कर रहे हैं अशरफ गनी। वो बहुत बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे कर रहे हैं काबुल में और कंधार में, और ना सिर्फ वहाँ पे हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, हालांकि कंधार में भी जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, लेकिन तालिबान बहुत हद तक गालिब आ चुके हैं।
काबुल में बहुत बड़ी ताकत उन्होंने इकट्ठी की है, उनकी एयरफोर्स वहाँ पे मौजूद है और वो वहाँ तालिबान के साथ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। देखना यह है कि तालिबान वहाँ क्या हिकमत अमली बनाते हैं, जंग की या सियासी, या दोनों महाजों के ऊपर वो वहाँ क्या कर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया का जो एक ख्वाब था कि वो अफगानिस्तान के साथ कभी एक बराह रास्त ताल्लुक या रास्ता बना सकें, तो जिस एरिया तक इंडिया पहुँच सकता था वो यही था। यानी इंडिया का ख्वाब था कि किसी वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया कब्ज़ा करे और वहाँ से एक रास्ता निकाले अफ़गानिस्तान की जानिब। लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब जहाँ उसका रास्ता निकलता था वो यही इलाका है नदरन अलाइंस का, वुखान शहर जहाँ पे है, जहाँ पे सूबा बदख्शां है। तो यहाँ तो तालिबान आके अपनी हुकूमत बना चुके हैं। अब इंडिया को ख़तरा ये है कि इस एरिया में तालिबान की बढ़ती हुई ताकत इंडिया को इसलिए खौफजदा कर रही है कि लद्दाख और कश्मीर वो यहाँ से बहुत करीब हैं। ये तालिबान मुस्तकबिल में अगर इंडिया चीन के साथ लड़ता है तो चाइना इन मुजाहिदीन को रास्ता दे सकता है कश्मीर और लद्दाख की जानिब, और अगर वो पाकिस्तान के साथ लड़ता है तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। तो बदस्तूर एक थ्रेट इन मुजाहिदीन का हमेशा के लिए भारत के ऊपर मौजूद रहेगा। तो इसलिए उसकी फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।